Okay, now we have the topic about matrices. लीनियर सिस्टम के बारे में उतना ही आपने जानना था कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होता है और सॉल्यूशन यूनिक कब होता है या इन्फिनिट मैनी कब होते हैं और नो सॉल्यूशन कब होता है। नाउ मैट्रिसेस के बारे में जैसे आपको पहले से पता है, मैं इसका क्विक रिव्यू दूंगी कि मैट्रिक्स होता क्या है, इसे क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया, इसका फ़ायदा क्या है और इसके बारे में कुछ हम ऑपरेशंस को जल्दी से देख लेंगे कि मैट्रिसेस पर क्या कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं और इनके साथ डील कैसे किया जाता है। सो द बेसिक थिंग इज़ कि वाई मैट्रिसेस शुड बी यूज, मैट्रिसेस यूज़ क्यों होने चाहिए है। आप देखें हमारे पास जो सिस्टम लीनियर लिखा जाता है उसमें एक इक्वेशन लिखें, उसमें कोफिशिएंट्स भी लिखें, अननोन्स भी लिखें, उसमें प्लस का सिंबल भी डालें, इक्वालिटी भी डालें, ठीक है। अब एक पूरा सिस्टम लिखने के लिए आपको बार बार वेरिएबल्स भी लिखने पड़ते हैं, आपको कोफिशिएंट्स भी लिखने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम उस सिस्टम को मैट्रिक्स की तरफ ले जाएं, हम उसके कोफिशिएंट्स को मैट्रिक्स में डाल दें, जैसे A11 12 13 सो ऑन लिखने का मकसद ही यही था कि आप उनको एक एड्रेस असाइन कर रहे हो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एंड सो ऑन। उस तरह से हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, ठीक है। सिस्टम से मैट्रिक्स बनाने का तरीका ऑलरेडी आपने सीखा हुआ है। फिर हमें एक कॉलम डालना होता है, उसमें हम सिर्फ अननोन्स को लिख देते हैं और इक्वालिटी में हम कांस्टेंट जो राइट साइड पे पड़ा होता है उसका एक कॉलम मैट्रिक्स बना लेते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास मैट्रिसेस में ऐसे बहुत सारे मेथड हैं कि हमें बार बार वो अननोन वाला जो मैट्रिक्स चल रहा होता है और जो राइट साइड पे कांस्टेंट का मैट्रिक्स चल रहा होता है, बार बार उसे लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो हमारा काम थोड़ा सा सिंपल और कॉम्पैक्ट हो जाता है। सो मैट्रिसेस हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें चीज़ों को बार बार इक्वेशन में ना लिखना पड़े और हम एक ही मैट्रिक्स बनाकर उसके ऊपर हम डिफरेंट मेथड्स लगा के सिस्टम को सॉल्व कर लें और अननोन्स निकाल लें, ठीक है। यहाँ मैट्रिक्स की इक्वेशन डेफिनेशन लिखी हुई है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये एक रेक्टेंगुलर एरे होता है और इसमें चीज़ों को क्या कहते हैं, ठीक है। इसको खुद रिवाइज़ कर लें कि रो क्या होती थी, कॉलम क्या होता था, उसकी एंट्रीज़ क्या होती थी। हाँ, जिन बच्चों ने मैथ्स नहीं पढ़ा हुआ, जिनकी बायो है, उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैट्रिक्स हमारे पास बेसिकली एक रेक्टेंगुलर एरे होती है और उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी पड़े हो सकते हैं, उसमें रियल नंबर्स भी पड़े हुए हो सकते हैं और उनको एक ख़ास तरतीब में अरेंज किया गया होता है। और अगर हम हॉरिजेंटली देखें तो उन्हें हम रो बोलते हैं और अगर हम उसे वर्टिकली देखें तो हम उसे कॉलम कहते हैं, ठीक है। एंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि A11 का मतलब होगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एंट्री पड़ी हुई है, 12 का मतलब होगा जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में एंट्री है, इसी तरह सो ऑन फर्स्ट रो और एन कॉलम में जो एंट्री पड़ी हुई है, ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हॉरिजेंटली रोज एंड वर्टिकली देयर आर कॉलम्स। फिर जैसे हमने पीछे सिस्टम को लिखने के लिए कॉम्पैक्ट सिर्फ एक ही आई से I1 I2 सो ऑन करके रिप्रेजेंट कर दिया था, इसी तरह इस मैट्रिक्स को भी जो है वो 1 2 M के बजाय हम सिर्फ इसको I से रिप्रेजेंट करते हुए I1 I2 एंड सो ऑन सिर्फ एक ही कॉलम रो में लिखकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप रो में लिखना चाहें तो इस तरह से लिखेंगे और अगर कॉलम में लिखना चाहें तो आप जो है वो J फिक्स कर देंगे, ठीक, और J को वेरी करवा देंगे। वी शेल से A इज़ M by N written as M cross N. If M is equal to N, we say that A is a square matrix. If is not M is not equal to M, then you know that we call that matrix as rectangular matrix, ठीक है। अब उसमें आपको डायगोनल के बारे में भी पता होना चाहिए, जहाँ पे रो एंड कॉलम का एड्रेस सेम है, यानी A11 A22 A33 A44, ये सारी एंट्रीज़ किसकी होती हैं, ये डायगोनल की एंट्रीज़ होती हैं, ठीक है, जहाँ पे आई और जे इक्वल होते हैं।
और बिल्कुल इसी तरह से हम जब किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो बिल्कुल एक शॉर्ट सिर्फ एक सिंगल टर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसको हम ए आई जे कह देते हैं। हम आई को वेरी करवाते हैं फ्रॉम वन टू जहाँ तक भी आपने रोज़ को लेकर जाना हो। इसी तरह जितने भी आपने कॉलम्स लिखने हो उसको जे के थ्रू वेरी करवा देते हैं। तो एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट, अब आप ये नोटिस करें कि मैट्रिक्स यूज़ करने से कितना फ़ायदा और कितनी आसानी हो जाती है कि आपको इतना बड़ा सिस्टम लिखने की बजाय सिर्फ एक ब्रैकेट यूज़ करना पड़ रही है और उसके अंदर सिर्फ एक एंट्री को आई और जे से रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैट्रिक्स यूज़ करने का ये फ़ायदा है कि आपका जो सिस्टम है या फिर जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं लोग सिस्टम को सॉल्व करने के लिए, वो बहुत कम स्पेस लेता है, पूरा सिस्टम नहीं लिखना पड़ता। फर्दर हमें ये डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं हम उनका कोई रिव्यू लेते जाते हैं। दो मैट्रिसेस इक्वल तब होते हैं जब उनकी हर एंट्री इक्वल होती है या एक जैसी होती है। ठीक है, एंट्री बाय एंट्री वो एक दूसरे से अग्री कर रहे होते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट एंट्री 1 है, इसकी फर्स्ट एंट्री 1 है, 2 के इक्वल है, -1 इज इक्वल टू W हम कह देंगे, 2 के इक्वल है, -3x के इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल है एंड सो ऑन। तो दो मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं? जब उनकी हर एंट्री एक दूसरे के बराबर होती है। फिर मैट्रिक्स के ऑपरेशंस की बात आ जाती है कि मैट्रिक्स आपस में ऑपरेट किस तरह से करते हैं। फिर ऑपरेशंस में सबसे पहले एडिशन, कि आप दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हो। ऐड करने के लिए एंट्री बाय एंट्री एडिशन होती है, यानी कि फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में ऐड होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ऐड करने के लिए मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि एक सिस्टम में जितनी रोज़ और कॉलम्स हैं दूसरे में भी उतनी ही रोज़ और कॉलम्स होगी। देन यू कैन ऐड और यू कैन सब्ट्रैक्ट। ठीक है, मल्टी के लिए और क्राइटेरिया है, मल्टीप्लाई करने के लिए और क्राइटेरिया होगा। सो ऐड करना है तो आप एंट्री बाय एंट्री ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करना है देन भी आप एंट्री बाय एंट्री सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड मल्टीप्लाई का रूल अगर आपको याद हो तो हम मल्टीप्लाई के लिए ये देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स जो है वो सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, दो मैट्रिसेस हैं आपके पास, आपने उनका प्रोडक्ट लेना है, तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ सेम होना ज़रूरी है। अगर वो डिफरेंट है यू कैन नॉट मल्टीप्लाई दैम। तो यही बातें यहाँ लिखी गई होंगी। स्केलर मल्टीपल मतलब कि आप किसी मैट्रिक्स को किसी एक सिंगल नंबर से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसकी हर एंट्री को उस स्केलर से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। डिफरेंस लेना है तो आपने एंट्री बाय एंट्री डिफरेंस ले लेना है। यहाँ पे अभी मल्टीप्लिकेशन का जिक्र नहीं आया है, फर्दर आगे चल के हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगी तो वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक रिव्यू है या एक रिवाइज समझ लें कि समेशन नोटेशन हम बाज़-औक़ात यूज़ करते हैं। इस सिग्मा की नोटेशन से आप लोग वाकिफ़ होंगे। ये कब यूज़ होती है? जब आपको बहुत सारी टर्म्स का इकट्ठा सम दिखाना होता है। हम उसे प्लस प्लस सेपरेटली लिखने की बजाय इकट्ठा लिखना चाहते हैं तो हम उसके लिए सिग्मा का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन उस सिग्मा को यूज़ करने के लिए हमें एक इंडेक्स भी यूज़ करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे आई कह रहे हैं, जे भी कह सकते हो, के भी कह सकते हो, यू कैन यूज़ एनी सिंबल, लेकिन हम उसको इंडेक्स कहते हैं, समेशन का इंडेक्स। और वो किस तरह से, यानी अगर आपके पास एन कोफिशिएंट्स पड़े हुए हैं या एन नंबर से आप उनको ऐड करना चाहते हैं तो आप 1 2 3 सो ऑन एन लिखने के बजाय सिर्फ समेशन डालें और ये जो 1 2 चल रहा था इसको एक इंडेक्स से रिप्रेजेंट करवाएं आई, और आप ये बताएं कि ये कहाँ से कहाँ तक है। जैसे यहाँ पे ये 1 2 से लेकर एन तक जा रहा है, यू कैन राइट आई इज़ इक्वल टू 1 टू एन। ठीक है, ये 1 से लेकर एन तक वेरी करेगा और ए आई। अब ये चूँकि ये सिंबल यहाँ पे स्क्रिप्ट में आ रहा है तो सबस्क्रिप्ट में आ रहा है तो आप आई सबस्क्रिप्ट में लिखोगे। इस तरह से हम इसको समेशन में रिप्रेजेंट करवा देते हैं। यू कैन यूज़ जे, यू कैन यूज़ के ऑल्सो। दस अगर आपके पास 4 टर्म्स हैं तो आई विल वेरी फ्रॉम 1 टू 4। द समेशन नोटेशन सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, यानी अगर
आप समेशन अप्लाई करवा रहे हो दो नंबर्स पे जो ऐड हो रहे हैं और उनके साथ कोई थर्ड चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, तो वो मल्टीप्लाई जो होगा वो सेपरेट किया जा सकता है। तो समेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव ला होल्ड कर जाता है। इफ़ यू नोटिस दैट ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं हम। इस तरह से अगर कोई स्केलर है और वो अंदर प्रोडक्ट्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो स्केलर सेपरेटली बाहर निकाला जा सकता है। और इस तरह से अगर कोई समेशन दो समेशन आ रहे हैं और जैसे बाहर जे अप्लाई हो रहा है अंदर आई अप्लाई अप्लाई हो रहा है, तो आप उसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। आप पहले आई को अप्लाई करवा लें और फिर जे को अप्लाई करवाएं। सो समेशंस आर इंटरचेंजेबल। फर्दर लीनियर कॉम्बिनेशन का जिक्र है कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। हमारे पास कुछ रियल नंबर्स हैं C1 C2 अप टिल CK और कुछ मैट्रिसेस हैं A1 A2 सो ऑन AK एंड ऑल मैट्रिसेस कैन बी स्क्वायर और कैन बी रेक्टेंगुलर। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। M/N लिखा हुआ है तो ये कोई भी मैट्रिसेस हो सकते हैं। अब उनको आप एक कॉम्बिनेशन बना लेते हो। किस तरह से कॉम्बिनेशन बनाते हो कि आप A1 के साथ स्केलर 1 अप्लाई करवाते हैं, A2 के साथ स्केलर 2 अप्लाई करवाते हैं एंड सो ऑन। एक ये मैट्रिक्स के साथ स्केलर K अप्लाई मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो इस तरह से हम उनको एडिशन में लिखते हैं। इसको हम कहते हैं ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है इन मैट्रिसेस का और इन कोफिशिएंट्स का। ठीक है, और लीनियर कॉम्बिनेशन को हम इकट्ठा सम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब आप नोटिस करें कि सी के पास भी 1 है और ए के पास भी 1 है, यहाँ पे सी के पास 2 है और ए के पास 2 है। तो जो चीज़ वेरी कर रही है आप उसको फिक्स कर दो और फिर उसको बता दो कि ये कहाँ से कहाँ तक है। अगर इसकी 4 टर्म्स हैं तो ये आई फ्रॉम 1 to 4 ले जाएँ, अगर इसकी k टर्म्स हैं तो आप आई फ्रॉम 1 to k ले जाएँ। ठीक है, द फॉलोइंग अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब ये देखें, ये एक मैट्रिक्स, इसको आप A1 कर समझ सकते हैं। ये एक और मैट्रिक्स है, आप इसको A2 समझ सकते हैं। लेकिन इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। वो सारे के सारे जितने भी आप मैट्रिसेस यूज़ करें वो M/N हो। मीन्स अगर एक M 2/3 है तो दूसरा भी 2/3 ही होना चाहिए, फिर आप उसका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अदरवाइज यू कैन नॉट मेक द कॉम्बिनेशन। अब ये 3 एज अ स्केलर C1 यूज़ हो गया, -1/2 एज अ स्केलर C2 यूज़ हो गया। अब एक और कॉम्बिनेशन दिखाया गया 2 × 3 -2 -3 × 5 0 4 × -2 5। एक और कॉम्बिनेशन आप यानी ये 3 एग्जाम्पल से दिखाई गई हैं कि आप नोटिस कर सकें कि जो स्केलर है वो कुछ भी हो सकता है। वो पहले रैशनल्स दिखाए लेकिन उनमें से एक फ्रैक्शन में आ गया है, फिर रैशनल्स ऐसे हैं जो दोनों फ्रैक्शन में नहीं हैं, फिर पॉइंट में आ चुके हुए। तो यू कैन यूज़ एनी नंबर्स। कॉम्बिनेशन के लिए कोई भी स्केलर चल जाएगा, कोई भी मैट्रिक्स चल जाएगा, लेकिन उन सब मैट्रिसेस का ऑर्डर आपस में सेम होना चाहिए। फिर तो हम देखते हैं कि ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट होता है। किसी भी मैट्रिक्स से ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि आप उसकी रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, रो को कॉलम में और कॉलम्स को रोज़ में रिप्रेजेंट करने को ट्रांसपोज कहते हैं। इनमें से कोई एक काम करना होता है, यानी कि आप रो को कॉलम बना देंगे तो ऑटोमेटिकली कॉलम रो बन जाएगा। दोनों काम एक ही वक्त में कर देंगे तो आप वापस उसी मैट्रिक्स पे जाके खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो एक वक्त में एक काम कर लेना, इसको हम ट्रांसपोज लेना कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये डी है 3 - 5 1। अब इसमें एक रो पड़ी हुई है 3 - 5 एंड 1, ये एक ही रो है। अब अगर इस रो को कॉलम बनाना चाहती हूँ तो -5 यहाँ नीचे आएगा, 1 नीचे आएगा, तो ये एक कॉलम बन जाएगा और मेरे पास डी का ट्रांसपोज अपेयर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप 2 - 1 और 3 को रो में रिप्रेजेंट करते हैं, आप कॉलम में ना लिखें तो ये उस ई का ट्रांसपोज आ जाएगा। फर्दर हमारे पास एक्सरसाइज है, मैं आपको इसमें से बता देती हूँ कि आपने कौन से क्वेश्चंस करने हैं।